अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो में हम आपको एफपीएससी के एमसीक्यूज़ कराएंगे जो कि इंग्लिश पोर्शन में से 20 एमसीक्यूज़ होंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले एमसीक्यू पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस अकरम ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली। अब इस सेंटेंस में हमने बेसिकली बताना है कि प्रेडिकेट कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए अकरम ऑफर्स, बी ऑफर्स हिज प्रेयर्स, सी हिज प्रेयर्स एंड डी ऑफर्स हिज प्रेयर्स रेगुलरली। अब इस सेंटेंस को देखा जाए तो अकरम एक सब्जेक्ट है और जो बाकी पार्ट है सेंटेंस का वो प्रेडिकेट है, ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली। तो हमारे पास आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑफर्स हिज प्रेयर रेगुलरली। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस डू इट। डू इट हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्शन बी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्शन डी इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि वो कह रहा है डू इट, इसका मतलब है कि वो किसी को कह रहा है कि आप ये काम करो, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रेफर्ड एज डेफिनेट आर्टिकल्स। हमने बेसिकली बताना है कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि अ और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन सी डेफिनेट आर्टिकल्स। हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। इसमें हमने बताना है कि फॉर या आफ्टर क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रपोजिशन, प्रोनाउन, नाउन या एडजेक्टिव। तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए प्रपोजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, आई वॉन्ट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें हमारे पास हाईलाइट हुआ हुआ है यूनिवर्सिटी और हमने बताना है कि यूनिवर्सिटी क्या है, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशन या एडजेक्टिव। क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारे पास एक नाउन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाउन। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, सिनोनिम्स एब्सर्ड। इसमें हमने बताना है कि एब्सर्ड का सिनोनिम क्या है। एब्सर्ड का सिनोनिम होता है फूलिश, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है, आंसर है सी फूलिश। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, एगनाइजिंग। एगनाइजिंग का सिनोनिम बताना है हमने। एगनाइजिंग कहते हैं डिस्टर्बिंग को, इसलिए हमारे पास आंसर होगा सी डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, सिनोनिम ऑफ डिफॉर्म। डिफॉर्म कहते हैं बेसिकली फॉर्म का ऑपोजिट है, तो ये किसी भी चीज़ को अगर शेप चेंज कर दी जाए, मिस शेप हो जाए वो, तो उसको हम डिफॉर्म कहेंगे। तो ऑप्शंस है हमारे पास, मिस शेप, एक्टिंग, फंगस या सीरियल्स। तो डिफॉर्म का मतलब क्योंकि मिस शेप होता है इसलिए इसका सिनोनिम होगा मिस शेप। सिनोनिम कहते हैं जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं उसको, और इसका ऑपोजिट होता है एंटोनिम। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हमारे पास सिनोनिम्स के हैं, इसलिए हम इनके मीनिंग्स ही इनके आंसर होंगे, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए मिस शेप। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, आई एम नॉट एडवर्स डैश योर हेल्थ। इसमें हमने डैश फिल करना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी एट एंड ऑप्शन डी इन। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए, आई एम नॉट एडवर्स डैश योर हेल्थ, तो आंसर होगा ऑप्शन ए टू, आई एम नॉट एडवर्स टू योर हेल्थ। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, मुस्लिम्स हैव फर्म फेथ डैश इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ऑप्शन है टू, विद, एट और इन। अगर सेंटेंस को पढ़ा जाए तो सिर्फ ऑप्शन डी इन सेंस बनाता है, जो कि है द मुस्लिम्स हैव फर्म फेथ इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, हाइड्रोजन कैन बी मिक्सड विद डैश गैसेस। ऑप्शंस हैं, अनदर, लाइक, अनदर, अदर और दी अदर। तो आंसर होगा हाइड्रोजन कैन बी मिक्सड विद अदर गैसेस, ऑप्शन सी अदर। हमारे पास एमसीक्यू 12 है, एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइक्ड। तो बेसिकली इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं हमारे पास। तो हम अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दैट दे लाइक्ड, तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला एमसीक्यू हमारे पास, द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स डैश एवरी ईयर। इसमें अगर सेंटेंस को और ऑप्शंस को पढ़ा जाए तो ऑप्शंस हैं इज, आर, हैज़ बीन और हैव बीन। द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर, तो इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ वेब एंटरप्रेन्योर्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर, ऑप्शन ए इज। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, राइट डाउन डैश योर नेम एंड रोल नंबर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं ए इधर, बी नीदर, सी बोथ और डी नॉट ओनली। तो इसमें हमारे पास आंसर होगा राइट डाउन बोथ योर नेम एंड रोल नंबर, आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ। 15th MCQ है, द क्लास टीचर डैश एना मूव टू अनदर चेयर। द क्लास टीचर ए अलाउ, बी अलाउड, सी लेट और डी परमिटेड। तो हमारे पास आंसर होगा द क्लास टीचर लेट एना मूव टू अनदर चेयर। आमिर गोज टू ऑफिस डेली एंड परफॉर्म्स हिज जॉब विद डिलिजेंस। आइडेंटिफाई कंजंक्शन। इस सेंटेंस में हमने कंजंक्शन आइडेंटिफाई करना है जो कि है एंड, तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन डी एंड। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, ही स्पोक टू द पुलिस एज इफ ही डैश द चाइल्ड। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है हैड नॉट किडनैप्ड, ऑप्शन बी है डिड नॉट किडनैप्ड, ऑप्शन सी है वुड नॉट किडनैप्ड और ऑप्शन डी है वुड नॉट हैव किडनैप्ड। तो हमारे पास आंसर है ही स्पोक टू द पुलिस एज इफ ही हैड नॉट किडनैप्ड द चाइल्ड, ऑप्शन ए। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, द इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, करेक्ट द सेंटेंस। हमने सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो अगर हम सेंटेंस को करेक्ट करना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं द इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश एंड सी इंग्लिश इज़ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और डी नन ऑफ अबव। तो अगर इन सेंटेंसेस को पढ़ा जाए तो ऑप्शन बी इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश सेंस बनाता है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो इंग्लिश है वो अंग्रेज़ों की ज़बान है, तो इंग्लिश के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा लाजमी आना चाहिए, और जो स्टार्ट में इंग्लिश है वो एक नाउन है तो उसके साथ ज़रूरत नहीं है दा के आने की, इसलिए करेक्ट सेंटेंस है इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। हमारे पास MCQ 19th है, ही एज एट दी फॉल्ट। अब फॉल्ट जो है ये एक नाउन है, तो इसलिए इसके साथ किसी डेफिनेट आर्टिकल की आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए ही एज एट फॉल्ट एक करेक्ट सेंटेंस है। लास्ट MCQ है हमारे पास, अ स्कूल ऑफ फिश वाज स्टार्टेड व्हेन अ वाइट शार्क लेजिली स्वैम बाय। इज़ द कलेक्टिव नाउन स्कूल सिंगुलर और प्लूरल। स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रुप ऑफ पीपल एक होते हैं जिनका सोल पर्पज़ ये होता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके और टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है और हमने बताना है कि इस सेंटेंस में स्कूल सिंगुलर है या प्लूरल। याद है आपको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में कलेक्टिव नाउन में ये बात की थी कि कलेक्टिव नाउन एज सिंगुलर भी यूज़ हो सकते हैं और एज प्लूरल भी यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में क्योंकि लिखा हुआ है अ स्कूल ऑफ फिश वाज स्टार्टेड, स्कूल के साथ अ लिखा हुआ है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि एक स्कूल, ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये एक सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है। और आगे भी देखा जाए तो इसके साथ आ रहा है वॉज, वॉज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर वर लिखा होता, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है विच इज़ सिंगुलर। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको 20 के 20 MCQ समझ आ गए होंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन जो कि सीनियर एडिटर के MCQs बेस पेपर में इंक्लूडेड होता है। चलिए मज़ीद 80 MCQs प्रोफेशनल MCQs को डिस्कस करते हैं, जिसमें 21st MCQs है हमारा। इसमें हमसे पूछा गया कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस कौन सा होता है इसमें से। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस जो है वो हमारा प्रॉफिट होता है, सर्टेनिटी होता है, रिस्क होता है, या बोथ ए एंड सी होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 21st MCQs का। उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कंपनी के पास चीज़ें मौजूद हैं 1 मिलियन की, वो सेल कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 600,000 है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी 100,000 है, सेल प्रोसेस
के दौरान जो वेजेस पेड किया वो 100,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने बताना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल माइनस CGS होता है, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाकी जो दो कॉस्ट है उसको जब लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट है हमारा द मेन सोर्स ऑफ जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज आर कंपनीज लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो बोथ ए एंड सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है 23rd MCQs का। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है 24th MCQs के हवाले से कि सेल्स हैं, कंपनी सेल्स कर रही है 5 जून को 5,000 रुपये की, फिर वो कह रहे हैं कि 10,000 की सेल कर रहे हैं 28 जून को। पहली पेमेंट वो रिसीव कर रहे हैं 25 जून को, और सेकंड पेमेंट जो है कंपनी रिसीव कर रही है 27 जुलाई को, 7 जुलाई को। तो 30 जून पर कितनी सेल रिकॉर्ड करेगी एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट की बेस पर? डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 15,000। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारा 25th। Which kind of accountant would you have go to have prepare your income tax documentation? Public or private? Government, public, private? So इसमें हमारा correct option जो है ये public है। B option जो है हमारा correct होगा इसमें। Next MCQ है which part of the general accounting accepted principle the assumption that economic events can be identified with a particular unit of accountability, going concern, economic entity assumption, monetary unit assumption? So इसमें बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा, इकोनॉमिक एंटिटी एजम्पशंस जो है। नेक्स्ट MCQs है हमारा 27th MCQs में क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस ऑनर्स इक्विटी, ये तो गलत है क्योंकि लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी जो होता है वो एसेट्स के इक्वल होता है। तो वन ऑप्शन जो है इसमें हमारा रॉन्ग है, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। उसके बाद 28th MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नोन एज कैश फ्लो आइडेंटिटी। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट CF टू स्टॉक होल्डर, कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर DCF, कैश फ्लो क्रेडिटर प्लस कैश फ्लो, डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा 28th MCQs में। 29th MCQs में क्या पूछे हैं? ऑल प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर डैश रुपीज़ शुड बी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। तो 2 मिलियन से जो ऊपर होंगे रुपीज़ शुड बी एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर्स, 2 मिलियन तक के जो है वो न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइज करने होते हैं। फिर डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद 30th MCQs आएगा। 30th MCQs में क्या पूछ रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे ट्रीट किया जाता है, यानी कि साइड पे लिखा जाता है। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ जो होती है वो डेबिट साइड पे होती है, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड पे, तो ये क्रेडिट आइटम होता है ट्रायल बैलेंस में। फिर क्वेश्चन है कि फिक्स्ड एसेट है 5,000 और डेप्रिसिएशन 3,000 उसको चार्ज हो रही है, रेट 20% के हिसाब से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके 20% रिमेनिंग का ले लेना है, तो वो 400 बनता है। तो 400 डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है 32nd में कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ ओनली हिस्टोरिकल इन नेचर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं होती, वो फ्यूचर की फॉरकास्टिंग भी कर रही होती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद 33rd MCQs है। 33rd MCQs में बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से मेरी इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेल वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अटैच कर दूँ। लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, वहाँ पर डिटेलली इसके हवाले से डिस्कशन की गई है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिर 34th MCQs है। 34th MCQs में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि एक कंपनी है जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 77,500 है, उसमें डैमेज आइटम्स भी इंक्लूड हैं 7,320, उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो 900 की है, और रिपेयरिंग कॉस्ट करने के बाद वो सेल होती है 3,000 की। तो बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट टू जो है डैमेज आइटम और रिपेयर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस लेस होंगे, फिर ऐड हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन सामने अपीयर हो गया। सॉल्यूशन काइंडली चेक कीजिएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। EOQ इज़ अ पॉइंट। EOQ कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरियंग कॉस्ट जो है इक्वल होती है। मिनिमाइज़ करना होता है ना कॉस्ट को, तब हमने ऑर्डर देना होता है कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट वगैरह जो है ये मिनिमाइज़ हो जाए। तो ये था हमारा MCQ नंबर 35th। ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद 36 है कि
द डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड, जब हम चीज़ें रिसीव्स कर लेते हैं मटेरियल्स, तो जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स को मटेरियल रिकॉर्ड नोट, गुड रिसीव नोट। सो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उसको हम GRN यानी गुड रिसीव नोट कहते हैं, परचेज ऑर्डर नहीं कहते। उसके बाद है नेक्स्ट कि कैरन एक एंटीक डीलर है जिसके पास इन्वेंट्री में क्लॉक है, उसकी कॉस्ट है 15,800। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस पर रिपेयर अगर मैं कर लूँ तो 700 का खर्चा आ जाएगा, सेल फिर उसके बाद उसको 26,000 का किया जा सकता है। लेकिन अगर इसी मटेरियल को मैं 25,500 रिप्लेस करूँ तो उसकी कॉस्ट 25,500 आती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। दो कंसेक्टिव, अच्छा इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। वो कह रहा है 21,870 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है और 2,150 से कम इसने किया है। 2,150 से ऐड करेगा तो हमारा एसेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जबकि प्रॉफिट जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री सेल से लेस होती है। नेक्स्ट MCQs है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग accounts show cost production of the goods that are sold during accounting period. It's split into the prime cost, overhead cost. So ये ऑप्शन 38 में 39 में हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है। 32nd है प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड 40th MCQs है। इसमें हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूड होती है, बिल्कुल डायरेक्ट लेबर होती है, डायरेक्ट मटेरियल होती है प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो डी ऑप्शन, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ये इंक्लूड होती हैं। उसके बाद 41st MCQs है, जब एक बंदा है वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है, नहीं 10 यूनिट्स पर आवर एंड एक्चुअल आउटपुट 12 यूनिट्स पर आवर। सो 12 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 120% आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। उसके बाद 42nd MCQs है हमारा, 18 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है 0.50 पैसाज में और 7 घंटे काम करता है, तो 18 मल्टीप्लाई 0.50 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो वो उसका टोटल वेज ऑफ द वर्कर वुड भी आ जाएगा स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के थ्रू। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। नो बिजनेस इंस्टीट्यूशन कैन इफेक्टिवली रन देयर एक्टिविटीज़, सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। 44th में क्या पूछ रहे हैं कि ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जब वो स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा होता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, 45th में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये सारे स्किल्स इसमें होने चाहिए। 46 में कह रहे हैं कि प्रोफेशनल काम में मेंबर्स को गाइडेंस इशू करता है, तो वो उसको क्या यानी ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो गाइडेंस नोट्स आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमारा। उसके बाद 49th MCQs है, फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, और ये तीनों होती हैं इसमें फंडामेंटल एजम्पशन में, तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। 50th MCQs में हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटिंग ऑफ ऑडिटर, जो कोई भी ऐसा ऑफिसर या एम्प्लॉय जो कंपनी में हो तो वो नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, 51st में सी रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग नहीं है। अच्छा ये MCQs जो है न्यूमेरिकली हैं, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अकाउंट्स कंपनीज, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर 53 MCQs है, ये भी थ्योरेटिकल है, इसको गो थ्रू कीजिएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 54th भी थ्योरेटिकल है, 55 भी थ्योरेटिकल है, 56 MCQs भी थ्योरेटिकल है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर क्या डिक्रीज़ करती है या इंक्रीज एसेट्स को, तो एसेट्स को इंक्रीज़ कर देती है। फिर है पेमेंट ऑफ सैलरी इज़ रिकॉर्डेड बाय, सैलरी को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। फिर कॉस्ट ऑफ एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज़, मैचिंग कंसेप्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फिक्स्ड एसेट, सो गुडविल जो है फिक्स्ड एसेट नहीं है। बैंक बैलेंस,
ये भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, इसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा। द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री एम्प्लॉय दैट कैन बी फिजिकली एसोसिएटेड विद कन्वर्ट रॉ मटेरियल, तो इसको हम डायरेक्ट लेबर कहते हैं। फिर 61st एमसीक्यूज में क्या पूछ रहे हैं, एसेट हैव ओनली डेफिनेट यूज एंड बिकम यूजफुल व्हेन दे यील्ड इज ओवर वेस्टिंग एसेट, आइडेंटिफाई विच इज़ रॉन्ग रूल। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, इसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। मैं उस एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा जो कि थ्योरेटिकल होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, जिसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का एमसीक्यूज है, 2002 ऑर्डिनेंस इसको अप्लाई होता है। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद 60 यानी ये ऑर्डिनेंस क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है। मैंने पेपरा के जो सेपरेटली 75 एमसीक्यूज बनाया उसमें डिटेलली इसको डिस्कस किया गया। काइंडली चैनल में जाकर पेपरा के एमसीक्यूज की वीडियो गो थ्रू कीजिएगा। ये भी टेंडर और ये भी पेपरा के हवाले से एमसीक्यूज है, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, इसको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा कि बिड किसे कहते हैं, बिडर किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस, ये सारे डिटेलली मैंने पेपरा के एमसीक्यूज की जो वीडियो बनाई है 75 एमसीक्यूज उसमें इंक्लूडेड है, उसमें इसको डिटेलली डिस्कस किया हुआ। ये बिडर की डेफिनेशन शो हो रही है, फिर बिड की डेफिनेशन शो हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स होता है, ये फिर उनकी डेफिनेशंस आगे पेपरा में डिटेलली डिस्कशन की हुई है, वहाँ पर इसको गो थ्रू किया जा सकता है। बिडर की डेफिनेशन है कि मार्केट अ बिडर इज़ अ पार्टी ऑफरिंग टू बाय एन एसेट फ्रॉम सेलर एट अ स्पेसिफिक प्राइस। अ बिडर कैन बी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गो थ्रू। अच्छा, तो इन डेफिनेशनों को फिर बिडर की आगे किस किस्म के बिडर होते हैं, यूनिक बिडिंग होती है, डायनामिक टाइम बिडिंग और लाइव बिडिंग होती है। लाइव बिडिंग में जैसे कंप्यूटराइज बिडिंग होती है कि उसके बाद हमारा 66 एमसीक्यूज है, नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर्स, एक्सीडेंट, ये भी पेपरा के हवाले से हमारा एमसीक्यूज है, इसको भी डिटेलली डिस्कस किया गया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं थ्रेट्स, करेक्शन, इमरजेंसी। डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। इमरजेंसी की ये डेफिनेशन है, बेसिकली नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह जो ये पेपरा में डिटेलली डिस्कशन की जा चुकी है। फिर 67 भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ है। पेंशन के हवाले से एमसीक्यूज़ है कि फ़र्स्ट टाइम किसने दिया था, जर्मनी में फ़र्स्ट टाइम ये पेंशन का कंसेप्ट जो है इन्वेंट किया गया था, इन्होंने दी थी जर्मनी वालों ने। फिर उसके बाद ये भी पेंशन का यानी टाइप्स ऑफ पेंशन अकॉर्डिंग टू पेंशन रूल्स, कंपनसेटिंग भी पेंशन का टाइप्स है, सुपर इनोवेशन भी टाइप्स है, रिटायरिंग पेंशन भी टाइप्स है। ये भी डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पेंशन के हवाले से भी डिटेलली डिस्कशन एक वीडियो बनाई जा चुकी है, उसके एमसीक्यूज भी डिस्कशन किए जा चुके हैं। काइंडली चैनल में जाकर इन दोनों वीडियो यानी पेपरा के हवाले से और पेंशन के हवाले से वीडियो बनाई जा चुकी है, उसको गो थ्रू किया जा सकता है। वहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से भी डिस्कशन की जा चुकी है। पेपरा के हवाले से एमसीक्यूज है, बहुत डिटेलली वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस किया गया है। वैल्यू ऑफ मनी क्या है, किस तरह ये काम करती है। पेंशन के हवाले से है, पेंशन का मैनुअल कब was published on a manual of pension was published on state level या federal level, provincial level, all of the above। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर ये एमसीक्यूज है कि 70 नंबर एमसीक्यूज, 2 मंथ की कंसेप्टिव सेल है 380,000 420,000, फिर उसका नेट प्रॉफिट भी दिया 24,000 और 40,000। कंट्रीब्यूशन सेल प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका हमने सोल्यूशन इसको बताना है कि क्या ऑप्शन ठीक है। ये सोल्यूशन आपके सामने आ गया। पीवी रेशो, पीसी रेशो भी का फार्मूला भी है इसमें, किस तरह इसकी कैलकुलेशन की गई और सारा इसमें डिस्कशन की जा चुकी है। अगर आपने इसको समझना है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, सोल्यूशन को तो गौर से देखिएगा, आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। ये जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 71st, इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया है। सोल्यूशन देखने के लिए वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन पेज देख लीजिएगा। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको हैंड यानी मैंने खुद इसको सॉल्व किया हुआ। फिर ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ गया 72 to 75। मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज बी। efficiency audit done by the employee of the business undertaking is called B ऑप्शन। इंटरनल ऑडिट यानी बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय उसको ऑडिट कर रहा था उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ ऑडिट। इन ऊपर की जो तीनों चीज़ें ये ऑडिट की किस्में होती हैं, ये थ्योरेटिकल हैं, इसको गो थ्रू कीजिएगा।
76 एमसीक्यूज है प्रिक्योरमेंट के हवाले से, प्रिंसिपल ऑफ प्रिक्योरमेंट एजेंसी, ये भी डिटेलली डिस्कशन इसके बारे में इसके हवाले से पेपरा के की वीडियो में की जा चुकी है। काइंडली वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा एक बार। वो वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप देख लेंगे तो आपसे पेपरा के हवाले से जो भी एमसीक्यूज आएगा उम्मीद करता हूँ कि वो इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे सीनियर एडिटर के पेपर में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर, ये नन ऑफ द फंक्शन अराइज डीलिंग विद पेंशन केस, पेंशन के हवाले से है। सेवेंटी एट एमसीक्यूज है। द टर्म यूज्ड इन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन स्टैंड फॉर, पिछले एमसीक्यूज में डिस्कशन कर चुके हैं, ये स्टैंड करता है पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च सेंटर। सो ए ऑप्शन इसमें ठीक है वो, क्योंकि पिछले एमसीक्यूज में हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके हवाले से 77 एमसीक्यूज में, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 79 एमसीक्यूज है। रिपीट ऑर्डर मीन प्रोक्योरमेंट, पेपरा के हवाले से ये भी क्वेश्चन है। पेपरा स्टैंड फॉर पाकिस्तान रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रिपीट ऑर्डर की ये डेफिनेशन है। 80th एमसीक्यूज है कि कौन सा पेंशन को एक्ट अप्लाई होता है, एक्ट 1871 है मेरे ख्याल से। सो इसमें 1871, 72, 73 कौन सा एक्ट पेंशन को अप्लाई लागू होता है, तो 1871 पेंशन जो है एक्ट अप्लाई होता है। 82nd एमसीक्यूज है कि इन्वेंट्री रेशो, इन्वेंट्री रेशो कैसे फेडरल और इंटरनेशनल टेरिटरी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके हवाले से एमसीक्यूज है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर ये इन्होंने कुछ डाटा दिया हुआ इस क्वेश्चन में, सेल रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो इसका भी सोल्यूशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। सीजीएस इन्वेंट्री रेशो का फार्मूला है। फिर सीजीएस कैसे फाइंड होता है, किया गया 360,000, उसकी वर्किंग नोट नीचे दी हुई है। एवरेज इन्वेंट्री किस तरह फाइंड की हुई है वो भी नीचे डिस्कशन की हुई है। दोबारा थियोरेटिकल एमसीक्यूज, अनपेड एंड अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस आर कॉल्ड accrued expense, additional expense, prepaid expense or none of the above. What do you think कि इसमें क्या ऑप्शन ठीक होगा? A option is correct. Economic resource of a business that are expected to be benefit in the future are referred as liability, owner's equity, withdrawal or asset. D option is the correct. 5 सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा, अपने साथ सोचिएगा कि क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट आ सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम इसलिए दिया गया कि आप स्टेटमेंट को पढ़ें और अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा क्वेश्चन जो है ठीक है। इसमें हमारा ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगा, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ एन बजट, बजट में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 87 एंड 88। ऑडिट ऑफ अ बैंक इज़ जनरली कंडक्टेड थ्रू रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग हुई होती है वॉचिंग बैलेंसिंग शीट। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कॉस्ट सेंटर इज़ अ, कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन क्या है उसके हवाले से व्हाट डू यू थिंक? 5 सेकंड इंतज़ार कीजिएगा, वो बताइएगा क्या आंसर होगा। डी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है 89. When procurement exceeds the prescribed limit shall be subjected to principle of procurement integrity pact. So B ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है इसमें। 5 सेकंड का इंतज़ार कीजिएगा और आप अपने साथ सोचिएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। आई थिंक बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो बी इज़ द 90th एमसीक्यूज पेंशन के हवाले से। जीपी फंड कब विड्रॉ कर सकता है, कितने परसेंट विड्रॉ कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट 50 साल से कम कितना परसेंट जीपी फंड विड्रॉल कर सकता है। शुगर यूज्ड इन शुगर कैन कंपनी इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट।
जितनी ज़्यादा शुगर कैन यूज़ करेगा, शुगर यूज़ करेगा, उतनी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगी। सो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑडिटर इज लायबल अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, बी फ्रॉड, 93 to 94, 95 एंड 96 एमसीक्यूज ये भी हमारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं। इसको स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा, अपने साथ देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। थोड़ा सा जल्दी में इसलिए वीडियोस में टाइम कम रखा हुआ है कि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। पेपर और पेंशन के हवाले से एमसीक्यूज हैं। 97th MCQ is specification rule for procurement doesn't apply on public sector entities, private sector entities, both A and B, and all of the above. Specification rules for procurement does not apply on public sector entities. If government servant dies after 5 years of retirement, then who will get insurance? कौन insurance ले सकता है? His heirs can obtain. I think B option is the correct. His heirs can obtain. What do you think? 5 सेकेंड वेट कीजिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कौन सा क्वेश्चन ठीक है। So no one can obtain. According to the pension rule, if servant died within a 5-year retirement and his heirs cannot obtain and vice versa. 99th है, when needed the procuring agency shall require the successful bidder to furnish a performance guarantee which shall not exceed -% of the contract. 4, 3, 2, 1 and 10% exceed 10%. How much amount shall given for marriage of a daughter of a servant who died during service? यानी सर्विस के दौरान मरने वाले बंदे की बेटी की अगर शादी हो तो उसको कितनी पेमेंट दी जाती है? 40,000, 50,000. A option is correct. 40,000. Sorry, C option is the 40,000 option. A option is correct. Amount vary with change in budget or any other government notification. So that's end. ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी कीजिएगा।